आप सभी का सादर अभिवादन। आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं हरीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 5 इंडियन थिंकर्स में हम लोग महर्षि अरविंद के शैक्षिक विचारों पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। यह YouTube प्लेटफॉर्म इस समय हम लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है कि घर बैठे हम लोग अपनी शिक्षा की निरंतरता और इसके सातत्य को बनाए हुए हैं। दर्शन जीवन जीने का एक तरीका है, एक मार्ग है। फिलॉसफी इज द वे ऑफ लाइफ। और व्यक्ति अपने जीवन की सार्थकता अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से और अपने जीवन दर्शनों से पूर्ण करता है। जिस व्यक्ति के किसी विषय को देखने का, उसका जिस प्रकार का दृष्टिकोण बनेगा, जिस प्रकार से उसकी आंतरिक शक्तियां उसमें विद्यमान होंगी, उसी प्रकार का उसका जीवन चरित्र बनेगा। उसी प्रकार के उसके संस्कार बनते हैं और वही संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। महर्षि अरविंद पश्चिम बंगाल के एक संभ्रांत घर में उनका जन्म हुआ। पाश्चात्य शैली और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए उनके घर में उनका लालन पालन पोषण हुआ। उसी परंपरा में वो बढ़े, परंतु जो पूर्व जन्म के जो संस्कार बने, जो उनकी माता जी का जो उनका धार्मिक दृष्टिकोण बना, धार्मिक जीवन यापन बना, वह एक संस्कार के रूप में बालक में प्राकृतिक रूप से हस्तांतरित हुआ। भले ही वो पाश्चात्य संस्कृति में बढ़े, पाश्चात्य संस्कृति में पढ़े और अपनी पूरी शिक्षा उन्होंने इंग्लैंड में अर्जित की के बावजूद भी भारतीय संस्कार जो उनके मन अंतः मन में जो बसा था, उसको पाश्चात्य संस्कार दबा नहीं पाई और भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति
उनकी चेतना में स्वतः स्फुरित हो गई और पांडिचेरी में उन्होंने इसको सफल रूप देने के लिए और अपनी सातत्य साधना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की पांडिचेरी में। महर्षि अरविंद का शिक्षा दर्शन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ अरविंदो में अरविंद कहते हैं कि मस्तिष्क शिक्षा का मुख्य साधन है। मैं पिछली वीडियो में इस बात को बताया था कि मनुष्य की श्रेष्ठता का जो मूल कारण है वह कारण उसकी बुद्धि है, उसकी चेतना है। बुद्धि इस बात को निर्णय करती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्रहणशील करने योग्य है, क्या त्याग करने योग्य है। और इसी को उन्होंने आधार मानकर बालक की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार दी जाए और संपूर्ण का निष्कर्ष क्या होगा, वही उनका शिक्षा दर्शन कहलाता है। में अरविंद मस्तिष्क को शिक्षा का साधन माने और उसी मस्तिष्क को वो अंतःकरण की संज्ञा दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि अंतःकरण के 4 स्तर हैं, जिसमें पहला उन्होंने कह रहे हैं कि स्मरण शक्ति, दूसरा है वास्तविक मस्तिष्क, तीसरा है बुद्धि और चौथा है चेतना की शक्ति। स्मरण शक्ति में अरविंद कहते हैं कि स्मरण शक्ति समय आने पर आवश्यक वस्तु की खोज करती है। यह खोज कभी सही भी हो सकती है और कभी गलत भी हो सकती है। अरविंद यह मानते हैं कि स्मरण शक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में आइंस्टीन के उदाहरणों से मैंने इस तथ्य को सिद्ध किया था। अगला है वास्तविक मस्तिष्क। अरविंद ने वास्तविक मस्तिष्क का कार्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा भेजी गई प्रतिमाओं को ग्रहण करना बताया है। मस्तिष्क इन प्रतिमाओं को विचारों में बदल देती है। अरविंद कहते हैं कि शिक्षक का कार्य बालक को यह सिखाना है कि वह ज्ञानेंद्रियों का विकास किस प्रकार करे। शिक्षक बालक से उसकी योग्यताओं के अनुसार कार्य ले। इसमें कई बिंदुओं को अरविंद ने इसमें पिरोया है। अरविंद कहते हैं कि शिक्षक का कार्य बालक को सिर्फ यह सिखाना है कि वह ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किस प्रकार करे। मैंने बताया है कि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से 5 ज्ञानेंद्रिय हैं? जहां से ज्ञान अर्जित किए जाते हैं, जहां से अनुभव अर्जित किए जाते हैं, जहां से कुछ सीखा जाता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। आंख, हम आंख द्वारा किसी विषय वस्तु को देखकर, अब प्राकृतिक जो घटना होती है, अब जो भूगोल में जो लोग पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में जो लोग पढ़ते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं, प्राकृतिक चीजों का, पहाड़ों का, वनस्पतियों का, नदियों का हम लोग अवलोकन करते हैं, देखते हैं। तो ये ज्ञान की क्या हुई? ज्ञान प्राप्ति का एक सीढ़ी हुई आंख। दूसरा है कान, हम सुनकर, अब कोई बहरा व्यक्ति हो और नदी बह रही है, उसको क्या पता कि नदी की धारा किस प्रकार की आवाज, किस प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करती है। उसी ध्वनि को साहित्य में हम लोगों ने पढ़ा है, कलकल निनाद।
बहरा व्यक्ति हो तो वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, और कोई अंधा व्यक्ति हो तो प्राकृतिक सुषमा का सौंदर्य को वो भला उसको कैसे बोध हो सकता है। और जब तक उसके प्राकृतिक सुषमा के सौंदर्य का जब तक बोध नहीं होगा, तब तक उसके हृदय पटल पर वह सौंदर्य के भाव कैसे प्रस्फुटित होंगे। और जब तक सौंदर्य का बोध नहीं होगा हृदय पटल पर, अंतः पटल पर सौंदर्य का ज्ञान तो कराया जा सकता है बताकर, लेकिन जब तक उसके सौंदर्य का बोध उसके अंतः मनस पर नहीं होगा, तो फिर उसके अंदर उस सौंदर्य का बोध, सौंदर्य का भाव, सौंदर्य के शब्द कहां से प्रकट होंगे। तो एक हो ज्ञानेंद्रियों में आंख, दूसरा हो गया कान, तीसरा हो गया नाक। पुष्प में सुगंध है, गुलाब में क्या सुगंध है, और वही सुगंध रात की रानी में अलग है, मोगरा में अलग है। तो ये जो सुगंध अगर किसी की घ्राण शक्ति अगर उसकी सही रूप में कार्य नहीं कर रही है, तो भला वो प्रकृति की सौंदर्य, फूलों के सुगंध का, खुशबू का उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो उसके बाद से हो गई जीव। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का हम लोग जो स्वाद, रसास्वादन लेते हैं, तो कैसे पता चलता है, उसका टेस्ट कैसे पता चलता है, वो जीव से पता चलता है। तो ये हमारी 4, और 5वां है हमारी त्वचा। शीत का, ठंड का बोध, गर्मी का बोध, पानी पड़ने के बाद से उसका बोध, ये किसके माध्यम से पहुंचता है? ये हमें त्वचा के माध्यम से पहुंचता है। स्पर्श, मित्र के हाथ का स्पर्श और पिता के हाथ और मां के हाथ का स्पर्श के अलग अलग भाव होते हैं। वो स्पर्श कैसे महसूस होता है, उस स्पर्श को कैसे व्याख्या की जा सकती है? कौन सी ऐसी कोई विद्या है? वह स्पर्श महसूस करता है, त्वचा महसूस करके मस्तिष्क को सूचना देती है कि यह स्पर्श वात्सल्यपूर्ण है, यह स्पर्श छल कपट पूर्ण है। तो 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई, तो इसी को महर्षि अरविंद कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के 5 हमारी, इसका प्रशिक्षण कराया जाए। मैंने जेंडर वाले पेपर में आप लोगों को इसका मैंने बताया था, और आज सीबीएसई बोर्ड में बच्चों को गुड टच एंड बैड टच सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। सिखाना, प्रशिक्षण दिया जाता है कि माँ बाप का स्पर्श में और किसी अन्य व्यक्ति के स्पर्श में कितना अंतर है। तो महर्षि अरविंद के अनुसार तीसरा पॉइंट है बुद्धि। यह मस्तिष्क का तीसरा स्तर है। बुद्धि ही ज्ञान को संगठित करती है और विचारों को जन्म देती है। अरविंद ने बालक की शिक्षा में बुद्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है।
बुद्धि के अनेक गुण होते हैं, जैसे एकत्रीकरण, रचना और समन्वीकरण। अरविंद इसे बुद्धि का दाहिना हाथ मानते हैं। इस दाहिने हाथ का कार्य प्रशिक्षण, कल्पना, स्मरण, निरीक्षण एवं अध्ययन करना है। यही हाथ आदेश देता है और यही ज्ञान परिणाम निकालता है। इस प्रकार अतः अरविंद के अनुसार मस्तिष्क के दोनों हाथों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगला है चेतना की शक्ति। अरविंद मानते हैं कि यह शक्ति अभी पूर्ण विकसित नहीं हुई है। यह शक्ति पूर्ण रूप से किसी के पास नहीं है। अपूर्ण रूप से यह शक्ति अनेक शक्तियों के पास है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह शक्ति के विकास का स्वागत करे। शिक्षक को बालक के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। अरविंद कहते हैं कि शिक्षक छात्र को ज्ञान नहीं दे सकता, वरन वह यह दिखाता है कि वह स्वयं ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करे। वह उस ज्ञान को छात्र के समक्ष नहीं रखता जो लिखित है। वह छात्र को केवल दिखाता है कि ज्ञान कहाँ है और वह स्तर पर आने के लिए किए गए और वह स्तर पर आने के लिए किस प्रकार अर्जित किया जाए। अर्थात अरविंद के अनुसार शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों को सीखने योग्य परिस्थितियों का निर्माण करना है, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान को ग्रहण कर सके। महर्षि अरविंद के इस प्रकार ये 4 इनके विचार हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मौलिक सिद्धांत महर्षि अरविंद के अनुसार। श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन कुछ मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले बालक को स्वयं जानना और विकसित होना है। शिक्षक केवल उसका निर्देशन और सहायता कर सकता है। दूसरे, शिक्षार्थी के विशिष्ट गुणों, सामर्थ्यों, विचारों और सद्गुणों के अनुरूप होनी चाहिए। व्यक्ति हो अथवा समूह, स्वधर्म सब कहीं विकास और वृद्धि का मूल मंत्र है। दूसरों का अंधानुकरण सदैव हानिकारक है। श्री अरविंद के शब्दों में, महर्षि अरविंद इस विषय को
व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकासवान आत्मा को अपने में से सर्वोत्तम को बाहर निकालने में और शुभ कार्यों में प्रयोग के लिए उसे पूर्ण बनाने में सहायता देना होना चाहिए। अस्त प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को अपनी प्रकृति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। यह व्यक्ति और समाज दोनों के पूर्णता के लिए आवश्यक है। प्राचीन यूनानी और भारतीय शिक्षा दार्शनिकों ने इसी प्रकार का मत उपस्थित किया था। आत्म साक्षात्कार को अनेक दार्शनिकों ने शिक्षा का लक्ष्य माना है। यद्यपि मानव आत्मा का सही प्रकृति को बहुत कम विचारक समझ सके हैं। मानव आत्मा मनुष्य के भौतिक, प्राणात्मक और मानसिक ढांचे के पीछे सदैव उपस्थित यथार्थ आत्मा है। शिक्षा का लक्ष्य इसी को अभिव्यक्त करना होना चाहिए, जिससे कि मनुष्य में जो कुछ सर्वोत्तम है उसका विकास हो सके। देखिए, प्रश्न यह है कि मैंने कहा था कि महर्षि अरविंद के विचार इतने मौलिक और भारतीय चिंतन परंपरा की उच्चतम पराकाष्ठा है कि आने वाले दिनों में जब ज्ञान अपने शिखर पर आसीन होगा तो महर्षि अरविंद उतने ज्यादा प्रासंगिक होंगे। आज वैश्विक अशांति, वैश्विक भेदभाव, वैमनस्यता के गुण इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों की बुद्धि और लोगों का मनस इतना तमोगुणी हो रहा है कि इस विषय को समझने में सर्वथा उस प्रकार का वातावरण इसको समझने के लिए अनुपयुक्त होगा। आने वाले समयों में बुद्धि जितनी ज्यादा प्रज्ञावान होगी, जितनी ज्यादा मेधावान होगी, महर्षि अरविंद के विचार उतने ज्यादा प्रासंगिक होंगे। आने वाले दिनों में पूरे विश्व और भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में इस तथ्य को स्वीकार किया जाने लगा है कि जब तक मनुष्य में, जब तक बालक में आत्मा का विकास के लिए उसको आत्मा के अनुभूतियों को और ज्यादा अनुभव देने के लिए हमारे सिलेबस में उस प्रकार के तथ्य, उस प्रकार के कंटेंट, उस प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं होगा, तब तक विश्व मानवता को कल्याण के मार्ग पर नहीं ले जाया जा सकता। आज पूरा विश्व अशांति में जूझ रहा है, जबकि शिक्षा निरंतर बढ़ रही है। महर्षि अरविंद यहाँ पे इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा ये जो शिक्षा है, यह शिक्षा किस प्रकार की है कि जिसमें मानवता के गुण और उसके आत्मा के वास्तविक जो स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है। आत्म साक्षात्कार शब्द आप लोगों ने सुना है। आत्म साक्षात्कार का मतलब तत्व ज्ञान।
आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग किसी भी चीज जो भी वाद पढ़े हैं उसमें आत्म तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो जब तक मनुष्य को तत्व का ज्ञान नहीं होगा, हम में तुम में खड़क खम्भ में घट घट व्यापी राम। किसी गुरु से पूछा गया कि आप कौन है, शिष्य ने पूछा गुरुदेव आप कौन है, उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और मैं कौन हूं? शिष्य ने पूछा कि तब आप ब्रह्म हैं तो मैं कौन हूं? उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। तो ये जगत क्या है? तो ये जगत भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो जब इसका जब बोध नहीं होगा, जब गुरु के अंदर इस गुरुत्व, उनके अंदर तत्व ज्ञान, आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा और परमात्मा और इस ब्रह्मांड में जब तक भेद बुद्धि व्याप्त रहेगी तब तक हम मूल तत्व को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए आने वाले दिनों में विश्व के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा और श्रीमद् भगवद गीता पर निरंतर रिसर्च हो रहा है। नए नए विज्ञान और नए नए तकनीकियों के आविष्कार, लोग इस बात पर विमर्श कर रहे हैं कि उस मूल तत्व को किस प्रकार सर्व सुलभ कराया जाए, सबको प्राप्त हो सके। लेकिन उसके लिए जो महर्षि अरविंद कह रहे हैं कि इसके लिए हमें अपनी प्रकृति को बदलना पड़ेगा, हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, हमें अपने ये रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्तियों को छोड़कर हमें सत्वगुणी प्रवृत्ति को होना पड़ेगा। जिस प्रकार किसी ने पूछा कि आप ब्रह्म को जानते हैं? जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाया वो ब्रह्म को क्या जानेगा। हर बात की एक निश्चित परिभाषा होती है। हर तथ्य को जानने के लिए उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ता है, उसके लिए परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है, तब जाके जिस मूल तत्व को, जो परम तत्व को हम लोग जानना चाहते हैं उसको हम लोग जान पाते हैं। तो महर्षि अरविंद के जो शिक्षा से संबंधित जो मौलिक विचार हैं, जो उनके जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत में ये कह रहे हैं कि सबसे पहले बालक को परम तत्व की अनुभूति होनी चाहिए। अब परम तत्व को, इसी को हम लोग आत्म साक्षात्कार कहते हैं और साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं कि इनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, इनको ईश्वरत्व की प्राप्ति हो गई। और उसी बात को मैं कहता हूं कि ये तभी हो सकता है जब मनुष्य के अंदर प्रेम, दया, करुणा, त्याग, सद्भावना, सहिष्णुता, उदारता, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार की जब भावना का जब विकास होने लगेगा, इस प्रकार की उसकी बुद्धि का निर्माण होने लगेगा, तो निश्चित रूप से वह परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होने लगेगा। तो महर्षि अरविंद के विचार और महर्षि अरविंद के शिक्षा के सिद्धांत बड़े व्यापक हैं, बड़े मौलिक हैं। वो महर्षि अरविंद किसी भी प्रकार के, किसी के द्वारा कल्पित ज्ञान की अंधानुकरण करने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आज का परिवेश, संपूर्ण लोग, मानवता पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण कर रही है, जबकि ज्ञान का सबसे पहला प्रस्फुटन कहीं हुआ तो वो भारत में हुआ। उसके बाद ज्ञान का कहीं दूसरा प्रस्फुटन हुआ तो वह यूनान में हुआ।
इसलिए जितने भी दार्शनिक पाश्चात्य दार्शनिक हुए ज्यादातर उसमें से यूनान में हुए। चूंकि पश्चिमी विचारधारा के एक विशेषता यह रही कि उन विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कोई ना कोई आगे बढ़ता रहा। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और उनके बाद जितने भी लोग आए, एक ही विचारधारा के ये लोग संवाहक बने। लेकिन हमारी जो विचारधारा, हमने किसी प्रकार का उसमें बाह्य आडंबर या उस ज्ञान को कॉपीराइट नहीं बोलते, उस प्रकार का, इस प्रकार की हम लोगों ने नहीं रखा। ज्ञान मतलब ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है। जो ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है, श्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा का जो अगला सिद्धांत है वह निकट से दूर की ओर, वर्तमान से भविष्य की ओर चलना है। यह सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से ही निकलता है। इस प्रकार विद्यालय में पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, सामान्य वातावरण, सभी कुछ शिक्षार्थी के लिए स्वाभाविक होना चाहिए। केवल शिक्षा का आदर्श ही नहीं बल्कि उसका स्वरूप भी स्वदेशी होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विशिष्ट राष्ट्र के भूत पर आधारित होनी चाहिए और राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही चलाई जानी चाहिए। चूंकि भारत पर विभिन्न प्रकार के आक्रमण हुए, विभिन्न प्रकार के लोगों का शासन हुआ, बहुत वर्षों तक दूसरे शासकों के हम लोग गुलाम रहे, तो इस प्रकार जिस प्रकार के शासक होते हैं उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बनी और हम लोग उसी व्यवस्थाओं के अनुरूप, स्वाभाविक है उस व्यवस्थाओं के अनुरूप सीखना पड़ेगा, जीवन ढालना पड़ेगा। और वो